हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह नेचर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बेसिस एंड डायमेंशन। जो चैप्टर हमारा चल रहा है पार्ट आई थिंक ये हमारा 10th हो सकता है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ सबस्पेस हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम सबस्पेस की बात करेंगे हर एक पॉइंट को यहाँ पर टच करना 20 मिनट की वीडियो होगी। यदि आप फुल देंगे तो आपकी वैल्यू पड़ जाएगी, मीन आपका जो डाटा होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू पड़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले सबस्पेस का वर्ड आया तो आप बैक जाना अपने चैप्टर में वेक्टर स्पेस में, वहां पर हमने सबस्पेस प्रूफ किया था। देखिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं वेक्टर स्पेस, फिर हम उसकी कोई और सबसेट लेते हैं उसी वेक्टर स्पेस पर, उसको हम प्रूफ करते हैं सबस्पेस। और सबस्पेस प्रूव करने के आपके पास बहुत सारे वे हमने किए हुए हैं, वहां पर आप प्लेलिस्ट में चेक करना, ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान है। यदि आप स्माइल करेंगे एक बार इसे तो हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को देखते हैं। इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस B, एक एक चीज को पकड़िए। W हमें सबस्पेस दिया हुआ है ऑलरेडी, किस स्पेस का दिया हुआ है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है जहां पर। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, देन डायमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B होगी। यदि W सबस्पेस है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B होगी। नंबर 2, मोर ओवर यदि हमारे पास W और B दोनों सेम हो जाएगी तब उनकी डिमेंशन भी सेम होगी। इफ एंड ऑल इफ ये हमने केस करना है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं और कैसे स्टेप पे कैसे सोचना है तो उसके रिगार्डिंग जो इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो भी प्रूफ में क्या है, हर एक लाइन स्टार्ट कैसे करें। तो आप एग्जाम में बैठे हो, मान लीजिए आपके पास ये स्टेटमेंट है, तो आपने स्टार्ट क्या करना है, आप निकी निकी चीजों को पकड़िए, निकी निकी पॉइंट को पढ़ आपको पकड़ना पड़ेगा और सेल्फ डाउट करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो वो सेल्फ डाउट हमें हमारे स्टेप की और लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले इस पूरी स्टेटमेंट को जैसे मैंने पढ़ा तो मेरे पास एक चीज तो पता चल गई भाई कि हमारी जो स्पेस है वो कैसी है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। यदि फाइनाइट है तो उसका कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा ना, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सिंस मैंने वर्ड यूज किया है, सिंस हमें गिवन है, सिंस B इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो इसकी जो डिमेंशन है वो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगी। तो हमने लेट कर लिया डिमेंशन ऑफ B कितनी, हमारे पास n है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हमारे पास हो चुका है। अब W आपकी सबस्पेस है इस डिमेंशनल वेक्टर स्पेस की, तो आपका माइंड दो तरीके से काम कर सकता है। एक तो स्टूडेंट कहेगा कि यदि W उसकी सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की तो W खुद भी फाइनाइट डायमेंशन होगा। पर एक बच्चा उसी टाइम पर कह रहा है कि मुझे चीज की नहीं है, मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो भी फाइनाइट आ रही है या नहीं। तो उसको डाउट है, वो इसके रिगार्डिंग एज इट इसको बिलीव नहीं करता, तो हम उसके डाउट को भी दूर करने वाले हैं। तो जहां पर हम अपना सेल्फ डाउट है या फिर किसी और का, उसको दूर करेंगे कि फर्स्ट बी शो दैट, हम ये शो करेंगे कि W जो कि सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो खुद भी फाइनाइट डायमेंशनल ही है। तो इसे आपने चेक कैसे करना होगा, तो अब आप इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मीन आपके पास कोई ऐसा वे नहीं है, कोई ट्रिक नहीं कैसे चलेंगे, लेकिन हम जब कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट लेते हैं तो वहां से हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। हम चाहते हैं कि हम इसको फाइनाइट डायमेंशन प्रूफ करें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मान लेकर चलते हैं कि यदि ये नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता है। कोई बच्चा कहेगा कि यदि W हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ जो गिर जाएगा, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कहावतें नहीं आते मेरे को मुहावरे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, उसी नुकसान को परखने के लिए हम इसको एज अ रिस्क, एज अ चैलेंज लेकर चलते हैं। तो हमने मान लेना है यहाँ पर कि इफ पॉसिबल सपोज कर लो कि हमारे पास जो W है इट इज नॉट, सो दैट इज W इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि W फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होगा, इसका मीनिंग इसके पास जो बेसिस है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। इसका मीनिंग W की जो भी बेसिस होगी, माय डियर W सबस्पेस है तो अपने आप में वो वेक्टर स्पेस तो होगा। और बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम आपके पास हर एक वेक्टर स्पेस के पास क्या होती है, हमारे पास बेसिस होती है। ठीक है, यदि वो फाइनाइट डायमेंशन है तो उसके पास फाइनाइट बेसिस होती है, लेकिन हम मान रहे हैं कि नॉट अ फाइनाइट डायमेंशन स्पेस, तो इसके पास जो बेसिस होगी उसमें फाइनाइट नंबर एलिमेंट नहीं होंगे। उसके पास जो बेसिस है, मान लो उसके पास कितने वेक्टर्स है, इनफाइनाइट मैनी वेक्टर्स है बेसिस में, बिकॉज बेसिस ही डायमेंशन को तय करती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इट मस्ट इनफाइनाइट बेसिस। जैसे मैंने लाइन लिखी कि इट इज नॉट फाइनाइट डायमेंशन, तो नेक्स्ट लाइन अपने आप आएगी माय डियर्स कि इट मस्ट हैव, जहां पर आप लिख लेना इट मस्ट हैव इनफाइनाइट बेसिस होगी हमारे पास, और फिर हम उसको लेकर आएंगे, उसकी एंट्री करवाने वाले हैं, जबरदस्त एंट्री। तो हमने टेक कर लिया B1 B
इनफाइनाइट बेसिस ऑफ हमारी W, जो बेसिस है अभी उसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जो हमारा जो B1 है वो हमारी W की क्या है, इनफाइनाइट बेसिस है। जहां तक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने B1 को बेसिस लिखा, इनफाइनाइट अब वो तो अलग बात थी, जैसे आपने बेसिस लिखा तो आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए माय डियर कि जो B1 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा किसमें, W में, एंड इसका जो लीनियर स्पेन होगा वो किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा। तो पहली बात क्या है कि B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन W। ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट लाइन क्या बन जाएगी, देयरफॉर B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन W। रीजन क्या होता है, जो हम B1 सिलेक्ट करते हैं बेसिस वो कहां से आता है। यदि आपका W जहां पर है तो जो आप B1 सिलेक्ट करते हो क्या वो आप कहीं और से लिख आते हैं, क्या वो भगवान से मांगते नहीं, वो इसी का एक पार्ट होता है जो कि कॉम्पैक्ट पार्ट होता है, जो अपने अपने स्मॉलेस्ट वन होता है, जिसकी हेल्प से हम पूरे के पूरे W को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो B1 है आपका छोटा सा है, जो हमारा W है इसके ऊपर है, और W के ऊपर एक और चीज है, क्या है, B है। B जो हमारी वेक्टर स्पेस है, तो इनडायरेक्टली आपका जो B1 सेट है वो W में एंटर करेगा, उसके बाद वो B में एंटर कर जाएगा। तो जहां से लाइन क्या बन जाएगी, यदि B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट इन W है तो B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन कैपिटल B भी होगा। तो जहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब ध्यान से देखना क्या हमने निकाला। हमने माना कि W1 इज नॉट फाइनल डायमेंशनल स्पेस, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास B में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आ चुका है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट। ओके, तो क्या कर सकते, तो क्या होगा, अभी इसका फैक्ट देखते हैं। बिकॉज हमें एक लाइन हमें लिखनी नहीं है, वही लाइन जो हम आपको, बिकॉज मार्क्स भी लेने तो लाइनें तो बनती है, उसको अंग्रेजी में सुंदर सुंदर लिखना पड़ेगा। तो दस B1 being infinite is a linearly independent subset of B बन चुका है। एंड अब इस B1 में एलिमेंट्स कितने हैं, having more than n elements, because infinite है, n क्या है, फाइनाइट, तो n से तो ज्यादा ही हो गए। अब दूसरी ओर देखिए, हमने स्टार्टिंग में लिखा है B is फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसकी डिमेंशन में कितनी है, n। इसका मीनिंग जो भी इसकी बेसिस होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या, उसमें एग्जैक्टली n वेक्टर्स होंगे। और हमने एक थ्योरम भी की हुई है कि यदि आपके पास बेसिस में n वेक्टर है, आप कोई भी सेट लेते हो n से ज्यादा, n+1 वेक्टर का भी आप यदि लेते हो तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और जहां पर तो हम n से बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो सिर्फ एक एंटर करने से वो सेट क्या हो जाता है, LD बन जाता है। सो विच इंप्लाइज आपका क्या होगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेसिस की, तो हमारे पास B1 इज LD हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन लग जाएगी माय डियर्स। देखिए आप जहां से स्टार्ट किया हर एक स्टेप 100% सही है, और सही करते करते हमारे पास B1 क्या बन गया, LD। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे, कैसे, जैसे आपने B1 को बेसिस लिया तो आप उसको LI कह रहे हो जहां पर LD बन रहा है। सो दीज आर टू नॉट द सेम थिंग्स, है ना। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, विच इज द कॉन्ट्राडिक्ट, आपको ही गलत कहा, जहां पर हमारा रिजल्ट था और सब कुछ सही करने के बाद फिर से हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या नहीं होगा, पॉसिबल ये नहीं हो सकता जो आप लेकर चल रहे हैं, जो डाउट करें कि W जो सब स्पेस है एज अ सबसेट भी होता है किसकी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, वो इनफाइनाइट डायमेंशनल हो ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, आप ये लिख ही नहीं सकते। तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन होगी, सपोजिशन रॉन्ग होगी। इसका मीनिंग W क्या होगा, वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। जिसमें से आप ले रहे हो यदि वो फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसका सबसेट या उसकी सब स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल ही होगी। यदि फाइनाइट होगी तो एक प्यारा सा एक जहां पर उसका फाइनाइट डायमेंशन लेक्ट कर लेते हैं। तो हमने टेक कर लिया, डायमेंशन ऑफ W कितनी है, P। अब ध्यान से देखना, डिमेंशन ऑफ n कितनी है, b कितनी है, n, और डिमेंशन ऑफ w कितनी है, p। हमें शो क्या करना है, इसकी डिमेंशन लेस देन इक्वल टू b। दैट इज अवर टास्क क्या होगी, नेक्स्ट वी नीड टू शो दैट p इज लेस देन इक्वल टू n। तो अब जहां तक इसे पॉज करें और इसके लिखे, तो जैसे हमने शो किया था कि हमारे पास डिमेंशन ऑफ W कितनी है, P हमने लेट की थी, तो इसका मीनिंग उसके पास कोई ना कोई बेसिस होगी जिसमें कितने वेक्टर होंगे, P वेक्टर होंगे। तो T लेट कर लिया, B इज इक्वल टू W1 W2 WP, वेक्टर की जो कलेक्शन है इज द बेसिस ऑफ W। यदि ये हमारे पास बेसिस है तो हमारे पास क्या होगा, जहां पर डेफिनेशन लग जाएगी, दैट इज सेम लाइन जो हमने पहले किया था, B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन W में चला जाएगा। यदि B लीनियरली इंडिपेंडेंट W, इसका मीनिंग क्या होगा, B इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट इन B हो जाएगा। अब यहाँ पर रुकना थोड़ा सा, मैंने लिखा कि B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन B। तो हमें क्या पता, हमें गिवन वेक्टर स्पेस में जिसकी जो डायमेंशन है n है, उसके अंदर हमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पता चल चुका, लेकिन ये हमें श्योर नहीं है कि ये B इसकी बेसिस है या नहीं है।
तो माय डियर्स, जो एक्सटेंशन थ्योरम हमने की थी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी ऊपर। उसमें हमने क्या किया था कि यदि आपके पास गिवन वेक्टर स्पेस में कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो हम उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं टू द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। यदि इसमें n वेक्टर्स होते तो यही बेसिस होती, अदरवाइज वी कैन एक्सटेंड इट टू द बेसिस। तो वो लाइन हम यहां पर लिख सकते हैं, एज एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस। तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मीनिंग उस सेट का आप एक सुपर सेट फाइंड कर सकते हैं। जब आप सुपर सेट फाइंड करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होने के चांसेस है। तो हमारे पास क्या है, एंड दैट सुपर सेट इज अ बेसिस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस होगा। तो हमारे पास सो देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एस ऑफ बी होगी, और ये जो बेसिस बनी है ये क्या है, हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ बी होगी, which mean it is a superset of B। तो सर्टेड हमारे पास S क्या होगा, superset of B, और आप लिख सकते हैं B क्या है, सबसेट ऑफ S। तो आप उस B सेट के ऊपर एक S सेट फाइंड कर पाएंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट भी होगा, that is a extension of B होगा, and at the same time it is now the basis of given vector space। तो जहां तक आप इसको लिख देना। अब जैसे आप लिखेंगे कि B सबसेट ऑफ S हो गया माय डियर, इसके बाद तो काम खत्म हो चुका है, कहानी यहाँ पर कोई बची नहीं। जब आपको पता है कि ये मेरा A सबसेट है, मतलब A इज अ सेट जो कि सबसेट ऑफ B सेट, तो उसके अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट द कवरिंग सेट। तो उसके जो सुपर सेट है उसमें होंगे, तो हम यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस हो गए। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हैं आपके पास, पी है, और जो आपके पास बेसिस ऑफ एस है ना, सॉरी जो आपके पास बेसिस एस ऑफ बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जितनी डिमेंशन है बी की वो हमने कंसीडर की थी n, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास n है। तो p लेस देन इक्वल टू n, इसका मीनिंग डिमेंशन ऑफ w इज लेस देन इक्वल टू डिमेंशन ऑफ b होती है। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। यदि कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करें, फिर से एक बार सुन लीजिए और देखिए प्लीज ऑनलाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, इफ b और w इक्वल हो जाते तो उनकी डिमेंशन इक्वल हो गई, यदि डिमेंशन इक्वल है तो b और w इक्वल हो गए। ये हमारा नेक्स्ट फंडा है, तो काफी आसान है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया सेकंड पार्ट में कि हमारा b और w दोनों सेम है, ठीक है। हमने शो करना है डिमेंशन ऑफ दोनों की वो भी इक्वल ही आएगी, हमने ये शो करना है। तो जैसे हमने लेट किया b इज इक्वल टू w है, और एक लाइन और हम यहाँ पर लिखते हैं, देन इफ यदि हमारे पास w इज द सबस्पेस ऑफ b है, बिकॉज हमें गिवन है, तो हम इसको हल्की सी चेंजेस करने वाले हैं। अभी लिख रहे हैं कि इफ w इज द सबस्पेस ऑफ b है, तो देन उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, आप इस w को रिप्लेस कर सकते हैं b के साथ, बिकॉज इक्वालिटी का साइन है। इस b को आप रिप्लेस कर सकते हैं w के साथ, तो आपकी लाइन जो नेक्स्ट है वो भी सही रहेगी 100%, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1% तक का भी नहीं पड़ेगा। तो इसका मीनिंग आप जैसे लाइन लिखी w इज सबस्पेस ऑफ b, सो नेक्स्ट लाइन आपके पास हो सकती है कॉमा लगाकर कि b इज सबस्पेस ऑफ w होगा। जहां पर सॉल्व आउट हो चुका। अब वापस जाइएगा, आज हमने क्या शो किया कि यदि हमारी w सबस्पेस ऑफ b होती है तो डिमेंशन ऑफ w क्या होती है, लेस देन इक्वल टू डिमेंशन ऑफ b। इस लाइन के कारण हम लिख पाएंगे कि हमारे पास डिमेंशन ऑफ w क्या है, लेस देन इक्वल टू डिमेंशन ऑफ b। एट द सेम टाइम अभी यदि आप इस लाइन के ऊपर देखते हैं तो जहां पर b सबस्पेस ऑफ w है, तो इसका मीनिंग डिमेंशन ऑफ b क्या होगी, लेस देन इक्वल टू डिमेंशन ऑफ w। और इफ आओ जे वन इज सबसेट ऑफ सेकंड, सेकंड सबसेट ऑफ फर्स्ट वन, इसमें बोथ आर इक्वल, तो दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। अगेन यदि हम मानकर चलते हैं कि डिमेंशन ऑफ v और डिमेंशन ऑफ w दोनों सेम है, कुछ ना कुछ तो होगी भाई, तो उसको हमने n से कर लिया। अब हम शो करने वाले हैं b इज इक्वल टू w। कैसे करना है, जब इन दोनों की डिमेंशन इक्वल है, डिमेंशन में कोई ना कोई बेसिस होगी, तो हमने लेट कर लिया b इज अ बेसिस ऑफ w। जहां पर हमने फिर कंसीडर किया कि जो हमारे पास w सेट है उसकी हमने बेसिस कंसीडर कर ली। आप इसकी डेफिनेशन लगा सकते हो बेसिस की। अब तक हमने एक डेफिनेशन यूज की थी लीनियर इंडिपेंडेंट वाली, अभी सेकंड पॉइंट अब हम जहां पर यूज करने वाले हैं, बिकॉज b इज अ बेसिस है तो डेफिनेटली ये लीनियर इंडिपेंडेंट तो है, ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ b कितनी होती है, w के इक्वल होती है। इसको स्टार में करके रख दीजिए। यदि हम बोल रहे हैं कि b इज अ बेसिस है एंड साथ में डिमेंशन ऑफ w कितनी है, n, इसका मीनिंग बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे माय डियर्स, n होंगे। तो b हैज n एलिमेंट, तो b में n एलिमेंट आ चुके हैं। आपका जो b है वो बेसिस ऑफ w, मीनिंग b क्या है, w का सबसेट है।
और W किसका सबसेट है, गिवन वेक्टर स्पेस का। सो इनडायरेक्टली जो B होगा ये क्या होगा, सबसेट ऑफ B बन जाएगा। फिर से सुनना जहां पर ध्यान से, अभी हमारा जो B है वो सबसेट ऑफ B है और B के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n है, बिकॉज B बेसिस है तो वो n एलिमेंट कितने कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो B इज अ सबसेट ऑफ B, साथ में हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो माय डियर आपके पास B की डिमेंशन कितनी है, n। तो ये भी एक थ्योरम होती है, यदि आपके पास गिवन वेक्टर स्पेस की डिमेंशन n है और आप कोई भी कलेक्शन उठाते हैं n वेक्टर्स की जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, वही उसकी बेसिस बन जाता है। अभी B के पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है और इसकी डिमेंशन भी तो n है, इसका मीनिंग B क्या होगा, बेसिस ऑफ B बन जाएगा। सो B शैल बी द बेसिस ऑफ B। यदि ये बेसिस बन गया, इसका मीनिंग लीनियर स्पैन ऑफ B कितनी होगी, इस B के इक्वल। अभी जो स्टार था, जो डबल स्टार था, तो लीनियर स्पैन ऑफ B जहां पर भी है तो इसका मीनिंग B और W दोनों इक्वल ही होंगे। तो माय डियर जहां पर हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो जाता है। तो काफी आसान था, आपको आता होगा, लेकिन यदि आप इसको पूरे को सुनेंगे तो ये आपका पक्का हो जाएगा 100%। अभी इसको पॉज करें, एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट सी एग्जांपल हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। एग्जांपल देख लेते हैं माय डियर्स, कि शो दैट x एक्सिस इज द सबस्पेस ऑफ R3R। तो माय डियर जहां पर x एक्सिस आ जाए, y एक्सिस आ जाए या फिर z एक्सिस आ जाए तो आपका सेम ही चलेगा। तो एक नहीं, हम एक्चुअल में 2-3 क्वेश्चन का सम अप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें शो करना है कि x एक्सिस क्या होती है, सबस्पेस होती है R3 का ओवरफिल्ड R। उसके बाद में हमने x एक्सिस की बेसिस फाइंड करनी है एंड इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे हम इसको वर्क कैसे करेंगे, कैसे हम थिंक करेंगे, उसके लिए चलते हैं। जब आप सबस्पेस शो करना होता है, देखिए किसी भी चीज को अपने सबस्पेस शो करना में, पहले भी इसकी बात हमने करी थी और फिर हमने उसको स्किप कर दिया था कि हमने पहले पढ़ा, लेकिन अब हमें वो डिस्कस करना पड़ेगा। जब भी हमने किसी को हमने शो करना होता है कि दैट इज अ सबस्पेस है, तो आप उसके कुछ वेक्टर्स लें और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को देखें कि वो किस में जा रही है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास B कोई हमने W लिया हुआ है, सबसेट ऑफ B है। जब आपके पास W कोई सेट आ चुका है, इसमें कुछ वेक्टर्स होंगे, फिर हम क्या करते थे, इस W में से कोई 2 वेक्टर्स U एंड B उठाते थे एंड आप अल्फा एंड बी को स्केलर्स उठाए, लाइक अल्फा को जू से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा को इससे, और इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन को चेक करते थे क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन W को बिलोंग करती है। यदि आपके पास, मैं फिर से रिपीट करता हूं, W एक सबसेट ऑफ B का, हमने चेक करना है क्या W इसकी सबस्पेस है। एक पॉसिबिलिटी है कि W के ऊपर सारे के सारे ऑपरेशन लगा दीजिए जो कि एज अ वेक्टर स्पेस के ऊपर लगाते हैं, दैट इज टू लॉन्ग, है ना। तो बिकॉज एवरी सबस्पेस इज अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ होती है, आप बोथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वहां पर थ्योरम की थी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स उठाए, कोई भी 2 उठाए, 3 उठाए, कोई भी वेक्टर्स उठाए और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करें। यदि उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी सेट को बिलोंग करती W को, तो W अपने आप में क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा और उसको हम यहाँ पर सबस्पेस बोल सकते हैं। तो ये हमारा फंडा होगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, ट्विस्ट, हमने इसको कैसे स्टार्ट करना। देखिए एग्जांपल बहुत आसान है, आप 2 मिनट देखेंगे आपको याद हो जाएगी, लेकिन याद करना और समझना थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर बात करनी है, एक्स एक्सिस को मैंने शो करना है, क्या वो हमारे पास क्या बढ़ रही है, हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास कैसे आ रही है, इसको सबस्पेस शो करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में कोई वेक्टर देखेंगे कैसे आते हैं, फिर उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे क्या वो भी उसी को बिलोंग करती है, ठीक है। यदि करेगी तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी जहां पर देखिए मैंने डायग्राम बनाए हुए 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मैंने एक पॉइंट लेट किया हुआ P, जो कि एक्स वाई जेड हमने जहां पर लेट किया 3 डायमेंशन में। यदि आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास यही जो पॉइंट P है उसका जो परपेंडिकुलर, जहां पर एक्चुअल में एक्स एक्सिस के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो उसको मैंने A से डोनेट किया। तो जहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास x तो x होगा, y 0 होगा, z 0 होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे माय डियर, वो इसी फॉर्म के होंगे। फर्स्ट एलिमेंट कोई ना कोई हो सकता है 0, आइदर नॉन 0। यदि 0 होगा वो रीजन हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी रियल नंबर आप उठा लें, लेकिन y की सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस को 0 0 फिक्स रखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस आ जाएगी, मीन इसके ऊपर पॉइंट ऐसे होंगे, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पर सेट उठाना है, तो लेट कर लीजिए यहाँ पे B, तो B में हमने 1 0 0 लिया हुआ है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमने एक यूनिट वेक्टर उठाया विच कंटेन ए यूनिट वेक्टर ऑफ R3। देखिए यदि ये वेक्टर जहां पर है तो एक्चुअल में ये असल में तो 3 डायमेंशन में भी तो है,
हमने जहां पर इसको एक्स एक्सिस में आपका एवरी पॉइंट आइदर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, जेड एक्सिस के ऊपर है, या फिर किसी भी प्लेन के ऊपर, लेकिन वो क्या है पूरी की पूरी 3 डायमेंशन स्पेस में वर्क करता है, तो वहां पर उसका काउंट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेक्टर हमारे पास क्या है कि यूनिट वेक्टर हमने R3 का कंटेन कर लिया है, ठीक है। बिकॉज इसमें वेक्टर ये नॉन एम्प्टी भी है और साथ में R का सबसेट भी है, ठीक है। तो दो बातें हम यहाँ पर साफ कर देते हैं। नंबर 1 कि ऐसे पॉइंट हमारे पास होते हैं, ऐसा सेट बनाना हमारे लिए पॉसिबल है, तो बीज नॉन एम्प्टी सेट है और साथ में ये क्या है, सबसेट ऑफ R3 है। अब इस सेट की लीनियर स्पैन हम चेक करते हैं कि इसकी लीनियर स्पैन कैसे आएगी। लीनियर स्पैन का मीनिंग क्या होता है माय डियर्स? लीनियर स्पैन का मीनिंग होता है जब भी आपने किसी सेट की लीनियर स्पैन फाइंड करनी होती है तो आप उसके मेंबर की जितनी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आ सकती है वो सारी ले ले और उसकी कलेक्शन एड करें। अब लीनियर कॉम्बिनेशन आप कैसे करते हो, तो वहां पर हम स्केलर से यूज करते हैं, जैसे अल्फा बीटा किया था। और अल्फा बीटा कहां से उठाएंगे, आप इस फील्ड में से उठाएंगे, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास क्या होगी, एलवी का मीनिंग क्या होगा हमारे पास, इस जहां पर तो एलिमेंट ही हमारे पास एक है और इस एक की जितनी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकती है, इसका मीनिंग इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब आप डिफरेंट अल्फा को लीजिए ना, कंसीडर करिए। तो वो अल्फा कहां से लेंगे हम, जहां पर आर में से लेंगे। तो एलबी का मीनिंग क्या होगा, लैम्डा, जहां पर हमने लैम्डा यूज कर लिया है, तो लैम्डा इनटू दिस वेक्टर, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इस वेक्टर की किसी स्केलर के साथ। तो वो जी एक स्केलर नहीं है माय डियर्स, ये स्केलर किसको बिलोंग करता है, आर को। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्केलर्स है। यदि आप इसको 1 कंसीडर करते हो, जी एलिमेंट आ जाएगा, 2 कंसीडर करते हो, सेकंड आ जाएगा, 3 कंसीडर करते हैं, थर्ड 1.1 2.2 √3 √4 जो मर्जी करे। तो जहां पर आपके पास ये जो सेट है ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास है, हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है वो कैसे आएंगे, अल्फा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऐसी शेप की आ जाएगी। अरे वाह, ये शेप देखी लग रही है ना, लैम्डा इनटू 0 0। तो आप इसको यदि थोड़ा सा जहां पर मैच करेंगे तो जी ऐसी फॉर्म है ना, x 0 0 कि आपके नेक्स्ट टू एंट्री 0 है, जहां पर एक कोई ना कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जहां पर x भी आपका रियल नंबर है और लैम्डा भी रियल नंबर। सो दिस इज व्हाट, तो ये कलेक्शन कैसी होगी, सो द सेट, जो एक सेट है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो जिस एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट की कलेक्शन है। यदि आप एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट को उठाएंगे तो असल में आप कर क्या रहे हैं, हम पूरी की पूरी एक्स एक्सिस को उठा रहे हैं। सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो अभी तक हमने क्या प्रूव कर दिया, एक्स एक्सिस क्या है, हमारे पास एक सेट है, उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है, दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ बी इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है। एक चीज और समझिए, एक रिजल्ट हमने स्टार्टिंग में किया होगा वेक्टर स्पेस में, एक थ्योरम की थी, यदि आपके पास कोई भी सेट है बी आप लेते हो आर क्यू का या गिवन स्पेस का, और उसकी जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप लेते हो, उसका जो भी लीनियर स्पैन आप लेते हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहाँ पर कोई भी सबसेट उठाएं गिवन स्पेस में से और उस सेट की आप लीनियर स्पैन फाइंड कर लीजिए, आपने कर ली, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कर ली, और वहां पर एक थ्योरम थी कि यहाँ पर आप किसी सबसेट जो लेते हो वेक्टर स्पेस का, उसकी जो लीनियर स्पैन होती है माय डियर्स, वो सब स्पेस होती है उस स्पेस की। फिर से सुनना, आपने सेट उठाया है, उसकी लीनियर स्पैन फाइंड कर लिया, वो जो लीनियर स्पैन होती है, एक थ्योरम है, प्रूव थ्योरम है। तो लीनियर स्पैन क्या होती है, वो सब स्पेस होती है गिवन स्पेस की। इसका मीनिंग एलवी क्या होगा, सब स्पेस ऑफ R3 होगा। अरे वाह, जहां पर एलबी असल में है कि हमारा एक्स एक्सिस है, तो हमने एक्स एक्सिस को फोकस भी नहीं किया, हम उसको प्रूव करने वाले हैं, लेकिन वो प्रूव हो चुका है माय डियर्स। तो इन दैट में हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस इज अ सबस्पेस ऑफ R3 हो जाएगा। तो अप्लाई लिख सकते हैं जहां पर कि वी नो दैट एलबी इज अ सबस्पेस ऑफ R3 होता है। तो इसका मीनिंग हमारे पास एलबी को रिप्लेस कर दें एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस इज अ सबस्पेस ऑफ R3। तो कितना आसान था, लेकिन मैंने फिर भी टाइम दिया। आप बोलेंगे सर कितना बोलते हैं, नो माय डियर्स, आपके माइंड में जाना चाहिए, कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। कल को आपने ट्यूशन करनी है, कुछ और करना है, तो आपको जी कंसेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट हमने इसकी बेसिस फाइंड करनी है, एक्स एक्सिस और डायमेंशन। तो बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है कि आपने कोई ऐसे वेक्टर उठानी है एक्स एक्सिस में से, एक ऐसी छोटी पॉसिबल आपने कलेक्शन लेनी है कि जिस कलेक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी आप लेते हो, नंबर 1 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नंबर 2 उस कलेक्शन में जितने मेंबर है यदि आप उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो तो वो सारे के सारे सेट को जनरेट कर दे। तो जहां पर देखिए आप बेसिस किसको ले सकते हैं, अभी मैंने किया ना, ये हमारे पास क्या है, लीनियर एक सेट बी था, कुछ भी था, अभी उसको भूल जाते हैं, लेकिन उसकी लीनियर स्पैन क्या बन रही है, एक्स एक्सिस बन रही है। तो बेसिस की दो डेफिनेशन होती है, नंबर 1 कलेक्शन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नंबर 2 लीनियर स्पैन ऑफ कलेक्शन इज इक्वल टू
दैट स्पेस। तो भाई बी एक सेट था, उसकी लीनियर स्पैन तो मेरा एक्स एक्सिस 1 रहा, सेकंड तो मेरी प्रूव हो रही है। अभी डाउट कहां पर है कि क्या बी लीनियर इंडिपेंडेंट है? माय डियर, जहां पर जो वेक्टर वो नॉन जीरो है और हमें पता है कि एवरी सिंगलेटन नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो जो वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो जो पूरे का पूरा सेट क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो बी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, साथ में लीनियर स्पैन ऑफ बी एक्स एक्सिस भी है, तो बी ही आपकी बेसिस बन जाएगी एक्स एक्सिस की। यदि ये बेसिस बन रही है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ओनली वन वेक्टर आप कंसीडर करें, बिकॉज बाकी जितने वेक्टर हो गए एक्सेस के जितने भी अदर मेंबर्स है वो सारे इससे जनरेट किए जा सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। तो इसका मतलब डिमेंशन ऑफ स्पेस कितनी हो जाएगी? डिमेंशन ऑफ स्पेस मीनिंग डिमेंशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग इसकी जितनी भी बेसिस है, जो भी बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? दैट इज ओनली वन। तो लाइन में यहां पर देख लीजिए, सिंस ईच सेट हैविंग सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर हमारे पास Li होता है, तो सेट बी दिस जहां पर एक ही वेक्टर है नॉन जीरो है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, साथ में लीनियर स्पैन ऑफ बी एक्स एक्सिस भी है, तो इस बी को इसकी बेसिस बनने से कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना मैं ना कोई और, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? वन है, तो डिमेंशन ऑफ एक्सिस कितनी होगी? वन होगी। तो हमारा जो आज का टारगेट था, एक थ्योरम एक एग्जांपल और डेप्थ स्टडी हमने की है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज अभी आप इसको लाइक कर सकते हैं, नीचे पेटीएम का अकाउंट मिल जाएगा, करना तो आपने कर सकते हो कुछ, अदरवाइज प्लीज लास्ट एक जो डायलॉग है वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। आपका लाइक मैटर करता है। एक शेयर की ऑप्शन है, आप अपनी शेयर कर सकते हो अपने 4 या 5 मिनट को। मैं नहीं कहता हूँ कि अपनी पूरी सोसाइटी को करना है, 4 या फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब आपने किया होगा आई होप, और साथ में बेल बटन अब वो आप प्रेस कर लीजिए और प्ले लिस्ट से कनेक्टेड रहिए, कोई और आपको नहीं जाने की जरूरत है। आई बटन आपके लिए मैंने वहां पर रेडी किया है, डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ लिखा हुआ आपके लिए वो पढ़ सकते हो, और आप अपने जब भी पॉज करें लिखिए, और अपने फेस पर जो प्यारी सी स्माइल यदि आपके फेस पर अभी भी है तो उसे बनाए रखिए। जैसे आपके फेस पर ऐसी स्माइल आई देखने के बाद आपका हक बनता है आप इसको औरों को भी शेयर करें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप खुश हैं और ऐसी तरह से आप अपनी खुशियों को बांटते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।